Hello everyone, I welcome you all to आर के अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसे आज मैं डीआरडीओ के बारे में जो साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे आज आप सबको पता है कि 14 मई 2020 को डीआरडीओ ने अपना एडवर्टीजमेंट निकाला है साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके जॉब नोटिफिकेशन के बारे में और उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं लास्ट के 6 ईयर्स में, जिसमें जिसमें गेट, ईएससी, एमटेक और पीएचडी सब के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। ये जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि मैं एस्पिरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर पाऊँ अपने एक्सपीरियंस से। और इसमें कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं शेयर किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी का है इस एग्ज़ाम के लिए, वो ये है कि इस एग्ज़ाम में दोनों ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कैन, जो अपीयर कर रहे हैं अभी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, या फिर जो अपीयर्ड हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट जो है, सेकंड पॉइंट जो है, पोस्ट जो है साइंटिस्ट बी की पोस्ट है लेवल 7, लेवल 10 ऑफ 7 CPC। पे मैट्रिक जो है वो 56,100 है और ग्रुप एक गैसेट पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो है 80,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ HRA एंड ऑल अलाउंसेस। और जो नंबर ऑफ डीआरडीओ लैब्स हैं वो है 50, मोर देन 50 हैं ऑल ओवर द कंट्री। और मोस्ट ऑफ द डीआरडीओ लैब्स आर इन गुड सिटीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 167। अब जो वैकेंसीज हैं वो 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये जो पार्ट 1 है, इसका जो रिक्रूटमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू, मतलब तीनों चीज़ें देखी जाएंगी। आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन आपने देना है और पर्सनल इंटरव्यू आपने देना है। अब जो पहली ब्रांच है पार्ट 1 में वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स जो हैं वो 35 है, जो कि डिवाइडेड है 14, 3, 10, 5 एंड 3 में, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। अब इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा और किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट से। अब यहाँ जो इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो उसको इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, जिससे जिसके बाद आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाओगे। और एक बैचलर डिग्री होना चाहिए और जो सेकंड कंडीशन है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए। अब वो है कि आपके पास तो वैलिड ग्रेड स्कोर हो, तो आप इसमें इसके लिए आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के एडवर्टीजमेंट के लिए। वैलिड जो ग्रेड स्कोर है उसमें 2018 है, 2019 है, 2020, इन तीनों ईयर का होना चाहिए, तभी आप का वैलिड ग्रेड स्कोर माना जाएगा। जो सेकंड पॉइंट है वो है मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स इफ डन फ्रॉम IIT और NIT। तो आपके पास एक तो डिग्री होनी चाहिए और सेकंड जो इन ये दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों में से एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। या तो आपके पास वैलिड ग्रेड स्कोर हो, या फिर आप अगर आप IIT और NIT से हो तो भी आपके पास मिनिमम 80% होनी चाहिए, तब आप वैलिड हो। तो एनी टू कंडीशन शुड मैच। अब जो सेकंड ब्रांच है वो है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें 15 सीट्स हैं, 4 है, 10 है, 5 है, 3 है, जो कि टोटल ऑफ 37 सीट्स है। इसमें भी यही कंडीशन है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इन दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो बस गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर हो। कौन सा वैलिड गेट स्कोर, किस किस ईयर का, 2018 का, 2019 का और 2020 का। या फिर अगर आप IIT या NIT से हो तो उसमें मिनिमम 80% आपके पास होना चाहिए, जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। थर्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें भी 12, 4, 8, 5, 2, जो कि टोटल बनाते 31 सीट्स। ये ये टोटल सीट्स का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। इसमें आपका फर्स्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए वैलिड, और फिर वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, जिसमें आपका वही सेम है, तो आपके पास गेट स्कोर हो वैलिड जो 2018, 19, 20 का होना चाहिए, या फिर मिनिमम 80% आपके मार्क्स होने चाहिए IIT या NIT का आप स्टूडेंट हो तो। अब ये आ गया मेरा पार्ट 2। द पार्ट 2 जो है, इन डिसिप्लिन में जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं है। जैसे पार्ट 1 में जो ब्रांचेस थी उसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन था, अब ये जो पार्ट 2 है इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो इसका क्या है, इसका है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अब जो मटेरियल साइंस की ब्रांच उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। सिमिलरली फिजिक्स में भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये इसमें डिफरेंस है, पहले में बैचलर था, अब यहाँ पे मास्टर्स है, और आपके पास वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए। वैलिड केमिस्ट्री में भी मास्टर्स है और वैलिड ग्रेड स्कोर है। केमिकल में भी केमिकल में आपका बैचलर है और आपका वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए। जो इसमें भी ग्रेड स्कोर है वो 2018, 2019 और 2020 का माना जाएगा।
सिमिलरली फॉर एरोनॉटिकल ऑल्सो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। सारे गेट्स को जितने भी हैं वो 2018, 2019 और 2020 के माने जाएंगे। अब ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 3 जो है उसमें साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आपने नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। जैसे पहले हमने देखा कि गेट एग्जाम था जहाँ पे मेंशन था, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको नेट का एग्जाम मांगा गया, जो कि एलिजिबिलिटी भी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एस्पिरेंट्स की डाउट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे एस्पिरेंट का डाउट है कि आई डोंट हैव डिग्री और प्रोविजनल डिग्री येट, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट साफ साफ लिखा हुआ है कि एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग और हैव अपीयर्ड इन द फाइनल सेमेस्टर, तो अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो वो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं डिग्री। तो उनके जो लास्ट डेट सबमिट करने वो 31 अगस्त 2020 है। सेकंड जो डाउट आता है एस्पिरेंट के माइंड में वो है कि क्राइटेरिया क्या है फर्स्ट क्लास के लिए। तो क्राइटेरिया जो फर्स्ट क्लास के लिए है कि अगर आपके पास परसेंटेज है तो 60% ऑफ द मार्क्स विल बी टेकन एज द फर्स्ट क्लास ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। और अगर आपके कॉलेज में कन्वर्शन फॉर्मूला नहीं है सीजीपीए का परसेंटेज में, तो ऐसे केसेस में जो 6.75 का सीजीपीए आउट ऑफ 10 उसको माना जाएगा फर्स्ट क्लास, और इट विल बी टेकन एज इक्विवेलेंट ऑफ 60% एज पर एआईसीटीई रेगुलेशंस। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें था कि कितना परसेंटेज माना जाएगा, तो वो था 60%। लेकिन अगर आपका सीजीपीए 2% का कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं है, आपका कॉलेज नहीं देता है, तो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से इसको अगर आपका 6.75 का सीजीपीए है तो उसे 60% के इक्विवेलेंट माना जाएगा एज पर एआईसीटीई रेगुलेशंस। अब जो फोर्थ क्वेरी है वो है कि विच ईयर गेट स्कोर इज वैलिड। तो उसमें क्या है, गेट 2018, गेट 2019 और गेट 2020 का क्वालिफिकेशन आपका माना जाएगा। और अगर आप आईआईटी या एनआईटी से हैं तो आपका 80% आपका परसेंटेज है, 80% है, तो आपका गेट स्कोर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी अपेयर कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 में जो ब्रांचेस थी उनके लिए भी 2018, 2019 एंड 2020 का क्वालिफिकेशन माना जाएगा। और पार्ट 3 में जो साइकोलॉजी था उसमें नेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब इसमें एज लिमिट क्या है, किन किन किस किस एज के जो एस्पिरेंट्स हैं वो दे सकते हैं एग्जाम। तो अनरिजर्व के लिए 28 ईयर्स है, जो ओबीसी है उनके लिए 31 है, और जो एस सी उनके लिए 33 है। अब शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है इसका। शॉर्ट लिस्टिंग जो क्राइटेरिया है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। जो गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग है वो है 1:25 के रेशियो में, और सब्जेक्ट टू देयर गेट स्कोर नॉट बीइंग बिलो 25% ऑफ द गेट स्कोर ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मान लीजिए फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उसका गेट स्कोर अगर 1000 है तो आपका गेट स्कोर 250 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको कॉल आ सकता है। लेकिन जो 1:25 के रेशियो में ही कॉल किया जाएगा। अगर आपका 250 के ऊपर है गेट स्कोर लेकिन आप 1:25 के रेशियो में नहीं हो तो आपको कॉल नहीं आएगा। जो कैटेगरी 2 है उसमें 80% एग्रीगेट है फॉर आईआईटी एंड एनआईटी। और ये लोग जब जो पहले पार्ट के लोग हैं ये लोग जब एग्जाम पास कर ले तो इंटरव्यू के लिए इन्हें 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा, जो कि मेंशन है क्लियरली। जो पार्ट 2 की ब्रांचेस हैं उसमें 1:5 के रेशियो में कॉल होगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर आपको कॉल आएगा। जो पार्ट 3 में है उसमें साइकोलॉजी में जैसे मेंशन किया तो ये नेट का एग्जाम है और इनको 1:5 के रेशियो में कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको 1:2 उनको ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर कॉल किया जाएगा सीधा। ये इसमें एडवर्टीजमेंट साफ साफ मेंशन है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। अब जो डिटेल है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें डिटेल्स में मतलब जो पेपर है वो 300 मार्क्स के 2 पेपर होंगे 2 सेशंस में, और 3 आवर्स का ईच होगा। तो यानी 600 नंबर के पेपर हैं और 6 घंटा पेपर होगा। एक 300 नंबर का पेपर 3 घंटे का है, दूसरा पेपर 300 नंबर का 3 घंटे का है। जो इसका सिलेबस एग्जामिनेशन का वो www.rec.gov.in पर अवेलेबल है, और इसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूरा मैच करता है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी लगभग उसी लेवल का होगा। और ये पेपर बेस्ड फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम के सेंटर जो है 7 सिटीज मेंशन है एडवर्टीजमेंट में, बेंगलुरु, चाइना, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता एंड पुणे। और भी सेंटर्स हो सकते हैं अगर उनके नीड अराइव हुई। और जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की लगभग डेट दी हुई है वो है अक्टूबर 2020। अब इसके आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। दो दो सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि दिल्ली में होगा, और एनी अदर प्लेस डिपेंडिंग ऑन वो क्या सेंटर्स देते हैं।
और उसके बाद आपका ऑफर अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद का मेडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप फिट डिक्लेयर होते हो तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है? अब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं वो सॉल्व करने हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और ये मल्टीपल टाइम्स करने हैं, क्योंकि क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी आपको अच्छी करनी है तो आपको एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा, ताकि आपका दिमाग उस वे में आपका डेवलप हो कि आप कोई भी नया क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कर पाओ। क्योंकि क्योंकि ये देखा गया है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस की होगी तभी आप कोई भी नया क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी एसी के जो क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप 3 टाइम्स जरूर करो। क्योंकि जितनी ये 3 टाइम्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मिनिमम 3 टाइम इसलिए, ताकि आप यूज टू हो जाओ उन क्वेश्चन के लिए, वरना जितनी बार आप कर सकते हो उनकी, जितनी बार आपको नीड लगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप उतने टाइम्स कर सकते हो। सेकंड पॉइंट जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेसिक बुक्स के, तो क्योंकि जो सॉल्व क्वेश्चन है बेसिक बुक्स, क्योंकि देखा गया एसी में भी सॉल्व क्वेश्चन बेसिक बुक्स के आए हुए, तो वो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, और आपकी एक तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए, तो इनकेस अगर नए क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस के लिए भी। और आपको अगर बुक लिस्ट चाहिए, कि बेसिक बुक्स की जो बुक लिस्ट है वो आपको आर के अकेडमी के फेसबुक ग्रुप में अनाउंसमेंट्स में आराम से मिल जाएगी। वहाँ पे सारी बुक लिस्ट मैंने दी हुई है मैकेनिकल के लिए, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। जो थर्ड है प्रैक्टिस के लिए, वो है यूपीएससी सीएसई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी एसी सीएसई के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के होते हैं। तो वो भी आप एटलीस्ट 3 टाइम्स जरूर सॉल्व करो, तो उससे एक आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आप पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखते हो कैसे सॉल्व किया तो आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं। लेकिन जब आप पेन एंड पेपर यूज लेके सॉल्व करोगे तो आपके हाथ में पूरी प्रैक्टिस सेट होगी, और आपकी जो बॉडी पूरे रिदम में आएगी, कि आप कोई भी नया क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही दिमाग में क्लिक होने लगेगा कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। और आपका जो हैंड्स है और जो आपके ब्रेन है वो पूरे कोहेरेंट वे में काम करेंगे। तो आप पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसके वे में आपको पूरे एक प्रॉपर आपकी मेमोरी काम करेगी, प्रॉपर एक रिदम बनेगा आपका हाथ का, प्रॉपर आपकी सिटिंग कैपेसिटी बनेगी। तो आप ये ज़रूर करिए। जो फिफ्थ पॉइंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो बिना सोल्यूशन देख के सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, आप अपने दिमाग से सोचो क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कंसेप्ट लगेगा, और कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। जो भी आप स्टेप्स कर सकते हो, मतलब पहला स्टेप दूसरा स्टेप जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हो जरूर कोशिश करो। उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपकी हैबिट बनेगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जो उसका सोल्यूशन करने का तरीका है वो आपका डेवलप होगा, वो स्किल आपकी डेवलप होगी। तो आप ज़रूर करो बिना सोल्यूशन देखे। और अगर आप फिर सोल्यूशन, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो तब आप उसका सोल्यूशन देखो और समझो कि आप गलती कहाँ कर रहे थे, आप किस पार्ट में गलती कर रहे थे, और जो भी गलती करे तो उसको नोट करो। आपको लगता है कि कोई टॉपिक वीक है, आपको फॉर्मूला नहीं पता था, आपका कंसेप्ट गलत आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको नोट करो सही कंसेप्ट को कि वो गलती कहाँ पे हुई है। क्योंकि अगर आप गलती इंप्रूव नहीं करोगे तो वो चीज़ गलती ही रह जाएगी, और एक बार आपने उसको इम्प्रूव कर ली तो वो गलती आगे रिपीट नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम में रैंक लाने में सबसे ज़रूरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी गलतियाँ रिपीट ना हो। गलतियाँ रिपीट हो रही हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है कि आप आगे भागते जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो, लेकिन गलती वहीं की वहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, और अच्छे से समझ के सॉल्व करो कि मैंने जो किया है सॉल्व वो सही है कि नहीं है, फॉर्मूला सही लगाया है कि नहीं लगाया है, कंसेप्ट सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो हर चीज़ को प्रॉपर वे में करिए। अब जो सेवन्थ पॉइंट है वो है कि प्रैक्टिस डायग्राम्स एंड ग्राफ्स, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है, आपको ग्राफ भी बनाना पड़ सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने भी डायग्राम्स और ग्राफ्स आपको मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए मल्टीपल टाइम्स, और पेंसिल से प्रेफर भी करिए। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में जो मेरा एक्सपीरियंस हुई है कि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है, तो आप पेन से भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर एट द एंड टाइम आपके पास इतना, आपके पास टाइम कम है, तो आप कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए। तो उस केस में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पेंसिल उठा के ग्राफ बनाएं और फॉर्म, मतलब बीच में पेंसिल करें फिर बाद में पेन में चेंज करें। तो कोशिश यही रहती है स्टूडेंट्स की कि पेन से ही प्रैक्टिस हो और पेन से ही वो एंड में मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। तो अब इसके लिए क्या है, आप अपने नोट्स ज़रूर रिवाइज कर लीजिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हैं मान लीजिए,
तो उसके पहले नोट्स सारे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। अपने नोट्स, अपने फॉर्मूला शीट सब रिवाइज कर लीजिए प्रॉपर, उसके बाद उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप खुद ही दिखा कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपने अपने नोट्स या अपने फॉर्मूले सही तरीके से नहीं बनाए हैं, या सही तरीके से पढ़े नहीं है। अब जो 9th पॉइंट है, नोट टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर अनेबल टू सॉल्व ऑन सेपरेट पेपर। अब आपने मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपके कुछ टॉपिक्स, उसमें अंदर कुछ सब टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे, तो जो नहीं हो रहे हैं उनको नोट करिए, क्योंकि जो हो रहे हैं वो तो हो गए, तो उनको आप नोट करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो नहीं हो रहे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो गलतियाँ हो रही है, अगर वो आगे भी जाके गलतियाँ हो रही हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो आप उन टॉपिक्स को नोट करिए और आगे बढ़िए, और उसमें देखिए कि वो आगे रिपीट ना हो। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो उन टॉपिक्स में मेन फोकस रहना चाहिए कि हाँ, ये टॉपिक्स अब मैंने गलती हुई थी, अब आगे ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। मेक शीट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट वैल्यू, सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हो सकता है उसमें आपको कुछ नया फॉर्मूला मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट ग्राफ मिल जाए। तो जो भी ऐसा नीड चीज़ मिल रहा है जो आपको लग रहा है आपके नोट्स में नहीं एडेड थी पहले, उसको उठा के नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब ये तरीका क्या है, आइटरेटिव स्ट्रैटेजी है आपके नोट्स बनाने के लिए। ऐसे आपके नोट्स ऑथेंटिक बनते जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, जो भी गलतियाँ हो रही हैं वो बाद में गलतियाँ नहीं होंगी। तो कोशिश करिए वो फॉर्मूला, वो कंसेप्ट नोट्स में ऐड करिए प्रॉपर वे में। और एग्ज़ाम जो डेटेड है वो अक्टूबर 2020 टेंटेवली, तो अभी बहुत टाइम है। अभी मई चल रहा है और जून जून है, जुलाई या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर 20 में काफ़ी टाइम है। और आप इसको जितना भी टाइम है इसको सही से यूज़ करिए और टाइम दीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत डीप में होते हैं और ये आपकी रियल नॉलेज चेक करते हैं आपकी ब्रांच की। तो अगर आप उस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टाइम देते हैं, अच्छे समझते हैं, तो आपको एक बहुत ही ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी अपनी फील्ड की। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंट, का पैटर्न जो होता है वो एकदम डिफरेंट है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पैटर्न एकदम डिफरेंट है। तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा, नो डाउट। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को टाइम दीजिए और मिनिमम 3 टाइम जरूर सॉल्व करिए एक क्वेश्चन को, ताकि वो आपके दिमाग में बैठे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार आ रहा है ना, वो अगर रिपीट से रिपीट होता है तो ऑलमोस्ट स्टेप्स सब सिमिलर ही रहते हैं किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन आपने प्रोसेस पता है आपको, उसको कैलकुलेट करने के कितने कितने टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपने सारे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स कर रखे हैं। तो नो डाउट आप एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन हल्का सा चेंज होकर भी आता है तो आप जरूर कर पाओगे वहाँ पे। इसलिए टाइम दीजिए और इसको नेग्लेक्ट मत करिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को। अब फेसबुक एक ग्रुप है मेरा, आर के अकेडमी करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आर के अकेडमी, ESE गेट, SSC PSU DRDO एंड अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन। वहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं, अनाउंसमेंट्स में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको बुक लिस्ट मिल सकती है और हैंड नोट्स मिल सकते हैं सब, तो इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए। और थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो। आप अपना अच्छे से तैयारी करिए, अपना ध्यान रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए बाय हिटिंग द रेड बटन। और अगर आपका इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है जहाँ कुछ मैंने मिस किया, आपको कुछ और पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करिए। और अगर आप और किसी वीडियो के बारे में बोलना चाहते हैं या कोई और आपके मन में टॉपिक जो आप डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, या आप फेसबुक ग्रुप पे आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।